कहानी की शुरुआत में जापान के अंदर शिंजो नाम करके एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है। इस शहर के अंदर हम कोमोगामी नाम करके एक डॉन देखते हैं। इस डॉन का एक ग्रुप होता है और उसके ग्रुप का नाम होता है याकुजा। सब कुछ तो ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक इनके घर के अंदर साकाता नाम का एक इंसान घुस आता है जो कि याकुजा ग्रुप के सभी लोगों को जान से मारने लगता है। जब कोमोगामी को पता चलता है कि उनके ऊपर हमला हुआ है तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। कोमोगामी का एक खास आदमी साका के ऊपर हमला कर देता है। फिर वो दोनों के बीच में भयंकर फाइट होती है। वैसे तो वो आदमी साका को बहुत मारता है, लेकिन जब साका को मौका मिलता है तो वो उसका हाथ काट देता है। घर के अंदर एक कमरे में कोमोगामी अपनी गन में गोलियां भर रहा होता है, लेकिन गन से भी वो साका को कुछ नहीं कर पाता। अगले ही पल साका उसके करीब आता है और उसकी जान ले लेता है। इस तरह से याकुजा गैंग का खात्मा हो जाता है। उसी समय एक आदमी साका को गन से शूट करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन उस आदमी के पीछे फिजू नाम का एक इंसान आता है और उस आदमी को शूट करके साका की जान बचा लेता है। वैसे दोस्तों ये दोनों मिलकर काम करते हैं। याकुजा गैंग को खत्म करने के बाद फिजू साका से कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम सच में काम छोड़ना चाहते हो? जिस पर साका कहता है कि हाँ, ये मेरा आखिरी काम था। मतलब अब से साका ये मारकाट वाला काम नहीं करेगा। जब वो घर आता है तब मालूम चलता है कि उसकी एक बहुत प्यारी फैमिली है, एक बेटी और एक बीवी। बेटी का नाम है रियो। साका ने मारदार वाला काम इसलिए छोड़ा क्योंकि उसकी एक बहुत प्यारी फैमिली है। उसने अपनी फैमिली को लोगों से छुपा कर रखा हुआ था। साका जब अपने कमरे में था तब उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो बाहर आ जाता है। तब मालूम चलता है कि उसके घर में एक गैंग घुस आई है। इन सभी लोगों ने मास्क लगाए हुए थे, इसलिए उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस समय जो आदमी सामने था वो इन सब का लीडर था और उसने भी मास्क लगाया हुआ था, इसलिए उसको भी पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो साका से कहता है कि तुमने याकुजा गैंग को खत्म करके हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब मैं खुद कोई लफड़ा नहीं चाहता। मैं इस शहर में बदलाव लाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें खत्म करना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम्हारी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो। उसी समय साका अपनी बेटी को बचाने के लिए एक आदमी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बाद में रुक जाता है क्योंकि उसकी फैमिली दाव पर लगी हुई है। ये लोग साका को बहुत मारते हैं और जब उसकी बीवी उनसे कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे जाने दो, तभी इनमें से एक आदमी उसकी बीवी को गन से शूट कर देता है। उसके बाद साका की बेटी भागने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी उसे भी शूट कर देता है, जिससे रियो की मौत हो जाती है। ये लोग साका के सामने उसकी बीवी और उसकी बेटी को मार देते हैं और अब साका को भी शूट करने ही वाले होते हैं। तभी साका इनसे कहता है कि मैं तुम सबसे बदला लूंगा, लेकिन तभी एक आदमी उसके ऊपर भी गोली चला देता है जो सीधा उसके सर में लगती है। इस तरह साका की पूरी फैमिली मार दी जाती है और न्यूज में ये छाप दिया जाता है कि एक संखी बाप ने पहले अपनी बीवी फिर अपनी बेटी को मारकर आत्महत्या कर ली और सभी को ये दिखाया गया कि ये एक सुसाइड था। खैर दोस्तों, अब सीन शिफ्ट होता है। करीब 12 साल बाद का दिखाया जाता है। साका अब भी जिंदा है। गोली लगने के बाद भी वो जिंदा तो है, लेकिन उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। जब साकाता के घर में गोलीबारी हुई थी तो ये बात फिजू को पता चल गई थी। उसी ने साका की देखभाल की और साका का इलाज भी करवाया। उसके शरीर के अंदर जान तो है, लेकिन वो अपना शरीर इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिजू ने एक आदमी उसकी देखभाल के लिए रखा हुआ था। इस वक्त ये लोग साका को छुपा कर रख रहे होते हैं, मतलब किसी को पता नहीं था कि अभी तक साका जिंदा है। फिजू ने उसे एक सुरक्षित जगह पर छुपा कर रखा हुआ था। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें एक इंटरव्यू सेशन दिखाया जाता है। शिंजो शहर के जो मेयर हैं उनका नाम है सोनोहारा और ये सारा इंटरव्यू उनके साथ ही हो रहा होता है। वो लोगों को बता रहे होते हैं कि हम शिंजो शहर के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव लाने वाले हैं। हम यहाँ महाबा नाम का एक पैराडाइज बनाने वाले हैं जिसमें क्लब, थिएटर, कैसीनो और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट खड़ा होता है और सोनाहारा से कहता है कि हमारे शहर में आए दिन बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। उसका क्या? सुनने में आया है कि जब याकुजा गेम खत्म हुआ था तो अगले ही दिन आप यहाँ के मेयर बन गए थे। कुछ सूत्रों के जरिए हमें मालूम चला था कि आपने भी बहुत घपला किया है। मेयर के पद पर आने के लिए आपने कितने लोगों की जान ली है? ये सवाल बहुत ज्यादा तीखा था और इसका जवाब सोनोहारा के पास नहीं था। वो कहता है कि आप तो जर्नलिस्ट हो, जो मिलता है छाप देते हो, लेकिन जर्नलिस्ट कहता है कि नहीं, मेरे पास सबूत है। उसी समय सोनोहारा उसकी बात बदल लेता है और उसे बोलने का मौका ही नहीं देता। इंटरव्यू खत्म होता है और रात के समय हम उसी जर्नलिस्ट को देखते हैं जो कि एक आदमी के जरिए मेयर के बारे में और जानकारी निकाल रहा होता है। जानकारी लेने के बदले में वो जर्नलिस्ट उस आदमी को बहुत सारा पैसा देता है, लेकिन तभी वहाँ एक और इंसान आता है जिसने मास्क लगाया होता है। उसको देखकर जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो मास्क वाला आदमी उसे पकड़ लेता है और उसकी जान ले लेता है। यहाँ एक और आदमी था, उसने भी मास्क लगाया हुआ था। वो दूसरे आदमी को पकड़ता है और उसके हाथ में गन थमा देता है। फिर उस आदमी को मजबूर करता है कि वो खुद ही अपनी जान ले ले। इधर हम देखते हैं कि रात के समय साका को खुली हवा में घुमाया जा रहा होता है, लेकिन जब देखभाल करने वाला आदमी उसे उसके कमरे तक ले जा रहा होता है तब पीछे से एक आदमी आता है और साका के हाथों पर चाकू मार देता है। दरअसल दोस्तों कई साल पहले साका ने इस आदमी का हाथ काट दिया था, इसीलिए ये आदमी गुस्से में आया था और साका पर हमला करके अपना बदला ले रहा था। चाकू लगने की वजह से साका को हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। जिस कमरे में वो रह रहा होता है उसके बाहर 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं। इन पुलिस वालों का जो चीफ होता है उसका नाम है शिनोजुका। वो इन पुलिस वालों के पास आता है और उन्हें कुछ पैसे देकर कहता है कि जाओ कुछ खा पी लो। ये लोग पैसे लेने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शिनोजुका मास्क लगाकर साकाता के पास आता है। दरअसल दोस्तों वो साकाता को इंजेक्शन लगाकर उसकी जान लेने आया था। उसी दिन जब साका की फैमिली को मारा गया था तो वहाँ ये आदमी भी शामिल था। ये बात साकाता को पता थी। वो हिम्मत करके खड़ा होता है और शिनोजुका पर हमला कर देता है। वैसे तो उसका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो लड़ता है। जैसे ही साकाता को मौका मिलता है वो उसके गले को लपेट लेता है। उसके गले को दबाकर वो उसे जान से मार देता है। जब बाद में फिजू को पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है तब वो उसे देखने के लिए आता है। लेकिन जब वो यहाँ आकर साका को देखता है तो वो देखकर काफी हैरान रह जाता है। साका खुद चलकर बाहर आता है और धीरे धीरे सब कुछ याद करने लगता है। उसे लोगों का चेहरा तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जिन लोगों ने भी मास्क पहना था सारे मास्क उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। उसकी याददाश्त जैसे ही वापस आती है तो साका पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैक्ट्री दिखाई जाती है। फैक्ट्री के अंदर लड़कियों से ड्रग्स पैकिंग करवाया जा रहा होता है। इस ड्रग्स के धंधे को जो चला रहा होता है उसका नाम है इकागो। दूसरी तरफ हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें किडनैप करके जबरदस्ती उनसे ये धंधा करवाया जा रहा होता है। जो लड़कियों का कारोबार करता है उसका नाम है इमास। इन सभी लोगों ने अलग अलग तरह के मास्क लगाए हुए हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सभी एक ही ग्रुप के सदस्य हैं, बस इनका काम अलग अलग है। इसके बाद दोस्तों हम फिजू को देखते हैं जो कि इकागो की ड्रग फैक्ट्री में आता है। अब ऐसा हो सकता है कि शायद वो भी इन लोगों के साथ मिला हुआ हो, क्योंकि उसने साका को बेहोश करके उसके ही दुश्मन के हवाले कर दिया था। ये लोग साका को ले जाकर फेंक देते हैं और उसे कचरे में डाल देते हैं। काम पूरा हो जाने के बाद फिजू अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकलने लगता है। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है। जैसे ही साकाता अंदर पहुँचता है तब हमें पता चलता है कि वो तो बेहोश था ही नहीं, बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक था और फैक्ट्री के अंदर वो लोगों से फाइट करने लगता है और उन्हें मार रहा होता है। इधर फिजू अपने आदमी के साथ गेट क्रॉस करके बाहर निकलने वाला था, लेकिन उसी समय सिक्योरिटी गार्ड के पास एक कॉल आती है। कॉल रिसीव करने के बाद अचानक से वो इन लोगों के ऊपर गन फायरिंग करने लगता है। फिजू के आदमी को गोली लग जाती है और वो मार दिया जाता है। लेकिन जैसे ही फिजू को मौका मिलता है वो गन से सिक्योरिटी गार्ड को शूट कर देता है, पर उससे भी गोली लग चुकी होती है, इसीलिए वो भी अब जख्मी हालत में था। इधर साका जब फैक्ट्री के अंदर जाता है तो वो लोगों को चुन चुन कर मार रहा होता है, लेकिन जिसे मारने के लिए वो आया था वो तो बिल्डिंग से बाहर जा चुका था। उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल होता है जिसे वो बटन दबाकर पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है। इस तबाही की वजह से इकागो का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। उसे लगता है कि उसने इस नुकसान के बदले में साका को जान से मार दिया है, लेकिन साका तो अभी भी जिंदा है। जब वो बिल्डिंग से बाहर आता है तब इकागो उसके ऊपर एक गन तान देता है, लेकिन तभी इकागो के सामने एक कार आ जाती है जिससे फिजू ड्राइव कर रहा होता है। वो इकागो को टक्कर मार देता है। फिजू को गोली लग चुकी थी इसीलिए वो जख्मी हालत में था। वो कार से बाहर निकलता है और साका से कहता है कि तुम्हारा परिवार मेरी वजह से मारा गया, तुम्हारी फैमिली की जानकारी मैंने इन लोगों को दी थी, इसीलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन साकाता माफ नहीं करता, वो उसे गन से शूट कर देता है। इसके बाद वो देखता है कि इकागो अभी भी जिंदा है। साकाता उसे अपने साथ एक लोकेशन पर ले जाता है और वहाँ पर उसे बांधकर मारने लगता है। दरअसल साकाता बस ये पता करना चाह रहा था कि इनका बॉस कौन है, लेकिन इकागो कहता है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं मुंह नहीं खोलूंगा। उसी समय इकागो का फोन बजने लगता है। जब साकाता फोन रिसीव करता है तब पता चलता है कि इसका बॉस ही कॉल पर है। इन सब का बॉस कोई और नहीं बल्कि सोनोहारा है, जो इस पूरे शहर का मेयर है। वो साका से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जिंदा बच पाओगे। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी नन्ही सी परी यानी कि तुम्हारी बेटी रियो अभी भी जिंदा है। मैंने उसे एक सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी जिंदा रहे तो मेरे आदमियों को मारना बंद कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस बार मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि अब काफी बड़ी हो गई है। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि रियो को इमास के पास रखा गया है। इमास ने बचपन से ही उसे अपने पास रखा है। उसने रियो को ये बता रखा है कि वो उसका बाप है, लेकिन दोस्तों वो तो उसको गंदी नजर से देखता है। इन लोगों ने शायद रियो का भी ब्रेन वॉश कर दिया, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। वो इमास को ही अपना पिता मानती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ताकीगावा नाम का एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। जब वो अपने घर के अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर के अंदर पहले से ही साकाता बैठा हुआ है। दरअसल दोस्तों उसे कोई जानकारी चाहिए थी, इसीलिए वो उसके पास गया था। यहाँ ताकीगावा उसे कुछ फोटोज दिखाता है और कहता है कि जिस चीफ को तुमने मारा था उसी ने ही मेरी नौकरी खाई थी। इन 12 सालों में इस शहर के अंदर काफी कुछ बदलाव हो चुका है। इन लोगों की खुद की एक सिक्योरिटी एजेंसी है जो सिर्फ पब्लिक के लिए बनाई गई थी। उसी सिक्योरिटी के अपार्टमेंट में ये लोगों को कैद करके रखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि साका सिंजो सिक्योरिटी फैसिलिटी में जाता है। यहाँ कुछ बॉडीगार्ड्स थे जिन्हें वो
मार देता है। साका को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उन्होंने रियो को कैद करके रखा हो सकता है, इसीलिए बस वो चेक करने के लिए गया था। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उन्होंने वाकई ही यहाँ पर रियो को रखा हुआ है। साका को देखकर रियो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो अपने पिता को पहचान नहीं पा रही थी। कमरे में आने के बाद जब साकाता अपनी बेटी की तस्वीरों को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर इमास आ जाता है। वो अपनी गन निकालने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि कमरे के अंदर रियो भी है, वो अपनी गन नहीं निकालता बल्कि वो साकाता से प्यार से बात करने लगता है। साका कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इतना कहने के बाद वो इमास को पकड़कर पीटने लगता है। जब वो इमास को पीट रहा होता है तब उसे उसकी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनने के बाद साका को पता चलता है कि उस दिन जिस आदमी ने मेरी बीवी को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि इमास ही था। वो इमास को खत्म करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रियो आ जाती है। उसने अपने हाथों में तीर और कमान ले रखा था। वो साका के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ इमास को जैसे ही मौका मिलता है वो साका को खिड़की से नीचे फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल वो नीचे से गायब हो जाता है क्योंकि ताकीगावा ने उसे अपनी कार के अंदर बिठा लिया था। वो साका को अपनी कार में बिठाकर जल्दी से वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। एक्चुअल में साका ने एक बार ताकीगावा की जान बचाई थी, इसीलिए ताकीगावा भी एहसान बराबर कर रहा था। लेकिन उसी समय उसे एक कॉल आती है। ये कॉल सोनोहारा ने की थी क्योंकि वो साका से बात करना चाहता था। वो कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहते हो तो मुझसे महारू में आकर मिलो। साका अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसीलिए सबसे पहले वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने अपने हथियार और गाड़ी रखी थी। वो कुछ हथियार लेता है और अपनी गाड़ी में सवार होकर महारू में चला जाता है। जैसे ही वो अंदर एंट्री करता है तभी उसके सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं। साका की उन सबसे फाइट होने लगती है। साका इन सभी लोगों को कभी अपने हथियार से तो कभी अपनी गन से शूट कर करके मार रहा होता है। इस बीच जैसे ही इमास को मौका मिलता है वो आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है और साका आता उसकी आंखों को ही फोड़ डालता है। इमास को बहुत बुरी तरह से हराने के बाद वो लिफ्ट की मदद से ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है। वो उस कमरे में पहुंचता है जहां उसकी बेटी रियो को रखा गया था। जैसे ही रियो उसकी एक झलक देखती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी साका उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। तभी पीछे से कोई आता है और साका के ऊपर हमला कर देता है। साका और उसकी बेटी को पकड़ने के बाद ये लोग उन्हें लेकर सोनोहारा के पास चले जाते हैं। सोनोहारा कहता है कि इस बार मैं तुम में से किसी को मौका नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपनी तलवार निकालता है। एक बार फिर से साकाता के सामने उसकी बेटी की जान खतरे में थी, लेकिन जैसे ही सोनोहारा हथियार चलाने लगता है तभी वहाँ पर ताकीगावा आ जाता है। उसके हाथों में हथियार होता है जिसकी मदद से वो सबको भून डालता है। साका अपनी बेटी से कहता है भाग जाओ यहाँ से। इतना सुनते ही वो अपने दिमाग पर जोर डालती है और उसे भी सब कुछ याद आ जाता है। उसे पता चलता है कि यही इसके असली पिता हैं। बचपन में जब सोनोहारा ने रियो को शूट किया था तो गोली जाकर रियो को नहीं बल्कि उसके खिलौनों को लगी थी। इसी वजह से रियो बच गई थी और वो जिंदा है। अब उसे याद आ चुका था कि उसके असली पिता कौन है और असल में उसके परिवार के साथ क्या हुआ था। पिता के कहने पर वो भागकर ताकीगावा के पास चले जाती है। अब दूसरी साइड पे जो साका आता है वो उन लोगों से फाइट करने लगता है। जब वो अपनी बीवी के ऊपर हुए जुल्म को याद करता है तो उसे ताकत मिलती है। वो उस रेड मास्क वाले इंसान को उठाकर फेंक देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। हालांकि इस फाइट के दौरान साकाता भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन जो रेड मास्क वाला इंसान होता है ना उसका नाम है ओंगडू। उसे इस तरह से जख्मी हालत में देखकर सोनोहारा को भी काफी बुरा लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों सगे भाई हैं, बस एक अमीर था और दूसरा गरीबी में अपनी जिंदगी बिता रहा था। हाँ, लेकिन इन दोनों भाइयों ने अपनी ट्रेनिंग एक साथ की थी। सोनोहारा का काम था ऑर्डर देना और ओंगडू जाकर निपटाने का काम करता था। यहाँ पर जब सोनोहारा अपना मास्क लगाता है तब साका को पता चलता है कि उस दिन उसके घर के अंदर सोनोहारा ही अपने ग्रुप के साथ आया था। ये जानकर साका को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अब फाइट नहीं कर पाता। उसके अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि वो सोनोहारा से लड़ पाए। उसे जैसे ही मौका मिलता है वो साका के हाथ को काट देता है। एक हाथ कट जाने के बाद भी साका हार नहीं मानता। वो फिर से खड़ा होता है और सोनोहारा से लड़ने लगता है। आखिर में जब वो अपने हथियार से हमला करता है तो सोनोहारा की तलवार टूट जाती है। इस वजह से साका को मौका मिलता है और वो सोनोहारा को जान से मार देता है। उसको खत्म करने के बाद साकाता भी जमीन पर गिर जाता है। रियो अपने पिता के पास वापस लौट आती है, लेकिन तभी दोस्तों जो इमास था वो गन लेकर यहाँ आ जाता है और वो गन से साकाता को शूट कर देता है। फिर वो रियो से कहता है कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तभी दोस्तों साकाता एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और पीछे से इमास के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। इस तरह से इमास को जान से मारने के बाद वो अपनी बेटी को गले लगाता है और अपना दम भी तोड़ देता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन और ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करें।